हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। तो रिजल्ट तक परिवार पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आप सुबह 10 बजे अपने परिवार के साथ जुड़ गए हैं। तो अब तैयारी करने वाले हैं हम जीत की। तो आप सभी का स्वागत है एडुटेरिया की, जो हमने 5,000 प्लस क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चलाई है। आज हमारा 20वां टेस्ट पेपर है, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन आप सभी के साथ शामिल करते हैं। तो स्टूडेंट, टॉप 50 क्वेश्चन हमारे मतलब होते हैं इसमें। तो ये भी हमारे 20वें नंबर का टेस्ट है। तो इसमें मैंने आप सभी को 50-50 क्वेश्चन कराए हैं, यानी कि आपके पास टोटल मिलाकर के 1,000 क्वेश्चन पहुँच गए हैं। अब आपको ये देखना है कि आपने 1,000 क्वेश्चन से कितना सीखा, कितना आपने क्वेश्चन बनाया। ये आप सभी की जिम्मेदारी स्वयं की बनती है, क्योंकि इंसान किसी से भी झूठ बोल ले वो खुद से झूठ नहीं बोलता। अगर आपने 20 टेस्ट पेपर नहीं लगाए हैं तो उनकी बनी है प्ले लिस्ट, तो आप जाकर वहाँ पर एक एक करके टेस्ट पेपर वहाँ पर लगा सकते हैं और अपनी तैयारी जीत की कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन के टाइप नहीं देखेंगे, क्वेश्चन की फॉर्मेशन नहीं देखेंगे, क्वेश्चन को किस प्रकार से एग्जाम में सेट करता है, उसके माइंड को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप क्या है अपनी तैयारी को अच्छे से नहीं कर सकते। इसलिए क्यूज मल्टीपल चूज क्वेश्चन जो आप जितने टेस्ट लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाने चाहिए। तो ये हमारे आज 20वें क्रम का टेस्ट पेपर है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। चलते हैं अपने टेस्ट पेपर की तरफ। तो आज का 20वां टेस्ट पेपर आप सभी के सामने है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से तैयार करके आए होंगे। तो ये है हमारे आज 20वें नंबर का टेस्ट पेपर। 19 टेस्ट पेपर हम कर चुके हैं, तो आज हम 20वें नंबर का टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं। और आप सभी को कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को कीजिएगा और अच्छे से बनाइएगा। इसमें हम आपको 100 टेस्ट पेपर देंगे, जिसमें आप 5,000 प्लस क्वेश्चन वहाँ से लेकर जाएंगे। आज का हमारा टेस्ट पेपर 20वें नंबर का है। बढ़ते हैं अपने टेस्ट पेपर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसको राइट करके आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं कि समझौता विज्ञापन MOU की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी। स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा, कहते हैं ना कि भारत ने इटली के साथ समझौता किया, भारत ने जापान के साथ समझौता किया। तो ये MOU की पद्धति भारत में सर्वप्रथम कब शुरू गई थी, वही आपसे पूछ रहा है। आप बताएंगे 1980-81 के बीच, 1984-85 के बीच, 1987 और 88 के बीच, 1991 और 92 के बीच। तो MOU की पद्धति कब प्रारंभ की गई थी भारत में? तो क्वेश्चन नंबर 1 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे MOU की पद्धति 1987 और 88 के बीच में शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो चलिए इसका दीजिएगा राइट आंसर। 1987 में, 1992 में, 1995 में या 1998 में। राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1992 में की गई थी। हमारे सवाल का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है? प्रत्यक्ष कर से है, अप्रत्यक्ष कर से है, कर सुधार से, इनमें से कोई नहीं। तो रेखीय समिति का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देंगे अप्रत्यक्ष कर से है। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। और विजय केलकर समिति का संबंध आप बताएंगे GST से था। और GST किस प्रकार का कर है? तो आप बताएंगे इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना या 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 4 का देंगे आप जवाब। तो आप बताएंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय क्या है राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में 12 फीट ऊंचा शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? आप बताएंगे ऑप्शन है दशा अवतार देवगढ़ का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर जो कानपुर में है, भुमरा का शिव मंदिर जो सतना MP में है, या तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर जो MP में है। तो निम्नलिखित में से किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर में का प्रथम उदाहरण पेश करता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे 10 अवतार का मंदिर जो देवगढ़ में है। ऑप्शन नंबर के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है सबसे ज़्यादा उर्वरक होती है।
तो इसकी उर्वरकता का कारण क्या है कि इसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है, इसलिए जरूर को आपको पता होगा ये क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सर्वाधिक किस मिट्टी की प्रधानता है, तो आप बताएंगे जलोढ़ की। अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तभी बताएंगे किस मिट्टी की ज़्यादा प्रधानता है, तो आप बताएंगे जलोढ़ मिट्टी की। तो ऑप्शन नंबर के बी, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपको 7 दिखाई दे रहा है कि माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है। आप बताएंगे ग्रेट निकोबार की, मध्य अंडमान की, या दक्षिणी अंडमान की, या उत्तरी अंडमान की। तो माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब। तो आप बताएंगे दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, माउंट हैरियट। आपको पता होगा सैंडल पीक जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो उत्तरी अंडमान पर स्थित है, लेकिन हमारे क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर के बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ब्राह्मणी और बैतरणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, क्षिप्रा नदी की, महानदी की, नर्मदा की, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे ब्राह्मणी और बैतरणी नदी किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक ट्रिब्यूटरी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे महानदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिए हैं दर्रे, दूसरी तरफ दिए हैं राज्य है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, चांगला दर्रा मेघालय में है, या बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी, चांगला दर्रा जो है मेघालय में नहीं है, सी हमारा गलत हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों सही हैं। हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है कि जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि होने पर कौन सा रोग होता है। ब्लू बेबी होता है, ब्लैक फुट होता है, इटाइटाई होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे ब्लैक फुट जो रोग होता है वो हमको जल में आर्सेनिक की मात्रा जब बढ़ जाती है तब हमको ब्लैक फुट रोग होता है। ऑप्शन नंबर की भी राइट आंसर। अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें आर्सेनिक की मात्रा जल में अधिक पाई जाती है, तब आप जवाब देते हैं वेस्ट बंगाल जो है, उसके जल में जो भूमि का जल होता है उसमें आर्सेनिक की मात्रा सर्वाधिक है। ब्लू बेबी रोग किससे होता है, तो आप बताएंगे नाइट्रेट की अधिकता के कारण जब बच्चों में क्या है ब्लू बेबी रोग हो जाता है। इटाइटाई रोग क्या किसकी अधिकता से होता है, तो आप बताएंगे कैडमियम की अधिकता से इटाइटाई रोग होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर बहुत पूछता है, कभी आर्सेनिक, कभी इटाइट, कभी कैडमियम, और कभी पूछेगा नाइट्रेट। तो तीनों ऑप्शनों को मैंने आपसे बता दिया है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और साथ में जो मैंने डिटेल दी है वो भी आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, आप बताएंगे देहरादून में है, या नागपुर में है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब होगा वो होगा हमारी नई दिल्ली, यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली। स्टूडेंट अगर मैं पूछती हूँ कि भारत की राजधानी क्या है, तो बहुत से बच्चे जवाब देंगे दिल्ली, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली नहीं है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। आप ये भी याद रखिएगा, क्योंकि दिल्ली को नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली दो के नाम से जानी जाती है। अगर ऑप्शन में दिल्ली लिखा होगा तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, आपको नई दिल्ली ही जवाब लगाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 1 है मंत्रियों के कर्मी का निरीक्षण करने वाला, अर्थ विभाग का जो अध्यक्ष होता था, या नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी, या वकील सल्तनत का अधिकारी। तो बहमनी जो राज्य था वो अमीर जुमला किस विभाग से संबंधित था, तो क्वेश्चन नंबर 12 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे अर्थ विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको अमीर जुमला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है संकादिक संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से कौन थे। निम्काचार्य हैं, विष्णु स्वामी हैं, माधवाचार्य हैं, रामानुज हैं। तो संकादिक संप्रदाय से कौन से संत संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा निम्बकाचार्य। ऑप्शन नंबर के ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने आ गया है कि सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों के दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक कौन सा था। यानी अमीरों में सर्वप्रथम अमीरों का दमन किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, के जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो क्वेश्चन नंबर 14 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली में सर्वप्रथम अमीरों का दमन किया गया था। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक
जो गुलाम वंश है, गुलाम, क्योंकि आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या है, गुलाम वंश की स्थापना की थी। लेकिन गुलाम वंश का संस्थापक जो माना जाता है ना, वो मामलुक वंश का जो इल्तुतमिश था, इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इकता प्रथा जो चलाई थी वो भी इल्तुतमिश ने ही चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यह है आपके फेवरेट क्वेश्चन। तो सूची 1 में दिया है मठ, सूची 2 में दिया है स्थान। तो कौन कौन सा मठ कहाँ पर स्थित है, चलिए आप मुझे बताइएगा। तो आपको अगर कुछ भी याद ना हो, सबसे आपको याद होगा कि हेमिस मठ है वो कहाँ है, लद्दाख में है। तो देखिए पहले का तीसरा कहाँ पर दिया है, ए में नहीं है तो ए को काट दीजिए, बी में नहीं है बी को काट दीजिए। अब आपके बचता है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। चलिए तवांग मठ कहाँ है, तवांग मठ भी आपको पता होगा तो आप बताएंगे तवांग मठ कहाँ है, आपके अरुणाचल प्रदेश में है। तो बी का देखिए दूसरा, बी का एक कहाँ पर मिल रहा है, तो आप बताएंगे सी में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर के सी आपका राइट हो जाएगा। मैंने कहा है कि अगर आपको सूचियों में मिलाने वाले जो सवाल आते हैं, अगर आपको 1 या 2 भी याद है तभी भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर बनाकर ले जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। अब देख लेते हैं जो ये बोधि मठ है, ये है बोध गया में, और नामग्याल मठ हो जाएगा धर्मशाला में। और धर्मशाला कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, और बोध गया कहाँ है, बिहार में। और ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सही जवाब 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म यानी धर्म की व्याख्या की गई है, पहले में, छठवां में, नवां में, 11वां में। तो धम्म की जो व्याख्या की गई है कौन से शिलालेख में, तो क्वेश्चन नंबर 16 का देंगे आप सही जवाब। आप बताएंगे 11वें शिलालेख में जो धम्म नीति इसने अपनाई थी, यानी धर्म की नीति अपनाई थी, उसकी व्याख्या अभिलेख संख्या 11 में की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, भारत में हुआ था, चीन में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, या मिस्र में हुआ था। तो रेशम बनाने की तकनीक का सर्वप्रथम विकास कहाँ पर हुआ था, तो 17 का जगह सही जवाब आप बताएंगे चीन में, ऑप्शन नंबर के भी राइट आंसर हो जाएगा। और कागज बनाने का भी आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, वो भी कहाँ पर हुआ था, चीन में। और कनिष्क के शासनकाल में आपको पता होगा कि रेशम मार्ग बनाया गया था, जो चीन से हमारा व्यापार होता था, ऑप्शन नंबर के भी सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रह से नेतृत्व किया था, यानी कहाँ पर उन्होंने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चले तो सरोजिनी नायडू के द्वारा नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए जो उनके साथ सत्याग्रही थे उनको क्या, उनको लीडरशिप कहाँ पर की थी, दांडी में की थी, धरसना में की थी, मंडला में की थी, या सूरत में की थी। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब है धरसना में क्या है, सरोजिनी नायडू के द्वारा नमक जो तोड़ो का आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने, तो सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर लीडरशिप की थी, तो धरसना में की थी, ऑप्शन नंबर की भी राइट आंसर। महात्मा गांधी जी ने कहाँ पर की थी, साबरमती से दांडी तक, उसको दांडी मार्च भी बोल देते हैं, और जो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राह्मणों का संगठन था, यानी कि चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों का एक संगठन था, उसको किस नाम से कहते थे, उलर बोलते थे, तर बोलते थे, नाटुर बोलते थे, या सभा बोलते थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी हमारा सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 1857 की क्रांति तथा संबंधित स्थानों को सुमिलित कीजिए। तो एक तरफ दिए हैं क्रांतिकारी, दूसरी तरफ दिए हैं स्थान, यानी किस क्रांतिकारी ने कौन से स्थान पर लीडरशिप की थी, वहीं आपको मिलान करना है। तो लियाकत अली खान कहाँ पर थे, खान बहादुर खान कहाँ पर थे, अजीमुल्ला खान कहाँ पर थे, और बेगम हजरत महल कहाँ पर थी। तो अगर आपको कुछ भी याद नहीं होगा तो आपको ये पता होगा जो बेगम हजरत महल थी इन्होंने कहाँ से किया था, लखनऊ से किया था। तो आप देखेंगे डी का 2 कहाँ पर दिखाई दिया है, वहीं आप इसके क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। तो डी का 2 ए में भी नहीं है तो ये भी कट, बी में भी नहीं है ये भी कट, सी में भी नहीं है ये भी कट, लेकिन हमारे क्वेश्चन का जो जवाब मिल गया ऑप्शन नंबर डी से मिल गया। देख लीजिए अगर आपको 1 या 2 भी याद होते हैं तभी भी आप इस क्वेश्चन को बनाकर ले जा सकते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको एक ही याद था, आपने अपना क्वेश्चन बना लिया। ऑप्शन नंबर के डी क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब। तो लियाकत अली कहाँ के थे, इलाहाबाद के थे। खान बहादुर खान ने कहाँ से किया था, बरेली से किया था। और अजीमुल्ला खान ने कहाँ से किया था, फतेहपुर सीकरी से किया था। 4, 3, 1, 2 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ तैयारी भी करनी है, साथ साथ आपको स्मार्ट भी बनना है। ये नहीं कि सिर्फ लगे पड़े हैं तैयारी पर वो स्मार्ट ही नहीं सीख रहे तो आप भी अपना एग्जाम नहीं निकाल सकते। आपको सभी तरीके से आपको फिटबोर होना है। अधोलिखी जो निष्पादन है सिद्धांत, निस्यादन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है।
शिक्षा से है, रेल से है, सिंचाई से है या कर से है। जो अधोलिखित निस्यंदन का सिद्धांत होता है वो किससे संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का दीजिएगा सही जवाब। आप बताएंगे शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर के ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या एनी बेसेंट ने। तो स्टूडेंट 1872 का जो नेटिव मैरिज एक्ट आया था इसको पारित कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बहुत बड़ी भूमिका निभाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब बनेगा वो बनेगा क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं होगा, केशव चंद्र सेन होगा क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब। हाँ, विधवा पुनर्विवाह को जो ये किया गया था शुरू, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया था। सही है। अगर आपसे पूछता कि 1856 और जो 57 में जो एक्ट आया था उसमें विधवा पुनर्विवाह से संबंधित जो भी कानून आए थे उसको लाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बहुत बड़ी भागीदारी थी। लेकिन आपसे यहाँ पूछा है 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो आप सही जवाब है क्वेश्चन नंबर के ए, केशव चंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब हो केशव चंद्र। अगर आपसे पूछेगा विधवा विवाह के द्वारा तब आप बताएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आपको मुझे भी जो कन्फ्यूजन थी जो आपको होगी थी वो भी मैंने आपको क्लियर कर दी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो कन्फ्यूजन होना जायज़ है बट सही कर ले वो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? रोलक टैक्स सत्याग्रह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन या जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आप दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे रोलक एक्ट 1919 में सबसे पहले हुई थी जिसे काला कानून की संज्ञा भी दी गई थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारत में संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा या अगस्त घोषणा के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में भारतीय संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव दिया गया था। ऑप्शन नंबर के बी सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? गणतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 25 का देंगे आप सही जवाब। तो आप बताएंगे गणतंत्र एक आदर्श वाक्य है, मैकियावेली के लिए सरकार का आदर्श क्या हो जाएगा? गणतंत्र। ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 26 है और आप बताएंगे कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? परमादेश, उत्प्रेक्षा, अधिकार प्रेक्षा या बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 26 का देंगे आप सही जवाब। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसको बोलते हैं सरासरी पेश करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्यक्षभूत मौलिक अधिकार है? शासन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार या समानता का अधिकार। तो संविधान द्वारा प्रत्यभूत मौलिक अधिकार कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का देंगे आप सही जवाब। तो आप बताएंगे समानता का अधिकार क्या है? प्रत्यभूत मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य कारण क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, सरकार के स्वेच्छाधारी आचरणों को रोकने के लिए या सरकार के विकास के लिए आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो डीपीएसपी को शामिल करने का मुख्य कारण क्या था? आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब। तो आप बताएंगे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए राज्य में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछता है कि कौन से भाग में इनका वर्णन है तो अब आप बताएंगे भाग 4 में इनका वर्णन है। अगर आपसे पूछेगा तो 36 से लेकर 51 तक क्या है, ये हमारे डीपीएसपी आते हैं। इनको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, इसको बोलते हैं DSPDA, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मुझे तो इसको आ ही नहीं रहा, DACP बोल देते हैं, यानी वो बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। हाँ,
DPCP ये बोल देते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बोल देते हैं। और ये है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनको शामिल करने का एक कारण क्या था कि राज्य को कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना सरकार का क्या है उद्देश्य बनाया गया था कि सरकार ऐसी कोई सी भी पॉलिसी नहीं लेके आएगी जिसमें क्या है कल्याणकारी राज्य के जो भी भावनाएं होती हैं उनको आहत करे, तो प्रत्येक नागरिक को देखते हुए कोई भी योजना निकालेगी। और इनका वर्णन भाग 4 में आता है 36 से लेकर 51 तक। और ये हमने कहाँ से एडोप्ट किए हैं आप बताएंगे, आयरलैंड के संविधान से, भारत के संविधान में इनको एडोप्ट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, वित्तीय मंत्री की परामर्शदात्री समिति। तो कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, वित्तीय मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है, ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, या राज्य की विधानसभा में? तो आप बताएंगे कि जो वर्तमान सरकार के विरुद्ध जो विपक्ष की सरकार होती है वो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर प्रस्तुत करती है सबसे पहले? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब होगा केवल लोकसभा में उसको प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन नंबर के राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता है एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। यानी कि आपको बोलते हैं ना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड होती है वो किस प्रकार के प्रदूषण का सूचकांक होती है? जलीय वातावरण में, मृदा में, वायु में और पृथ्वी में। तो आपको समझ में आ गया ऑक्सीजन बायोलॉजिकल डिमांड, तो ये हो जाएगा जलीय वातावरण में, ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है नदी का प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली क्लोरीन से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन से, या जल में घुली ऑक्सीजन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को क्वेश्चन नंबर 32 में भी इसका लिंक करके दिया है। क्या है ना कि जैविक ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है एक प्रकार का प्रदूषण है जिसका सूचकांक होता है जलीय वातावरण में। तो इसका भी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर के डी, जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा से आप बता सकते हैं कि नदी में कितना प्रदूषण बढ़ा है, कितना प्रदूषण नहीं है। जितनी ऑक्सीजन अधिक होगी उतना जलीय प्रदूषण कम होगा, और जितनी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कमी होगी उतना नदी में प्रदूषण ज़्यादा होगा। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के आंसर भी हैं, और कितने प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप वो भी जान सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है कि शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? भूटान में है, नेपाल में है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का दीजिएगा सही जवाब, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का स्टूडेंट जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। अब मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को पहली बार पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आपने आर ओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस की होगी तो वहाँ पर ये सवाल आपको जरूर मिला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं कि लघु रेडियो तरंगे जिसको शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? हेनरी हर्ट्ज के द्वारा, मार्कोनी के द्वारा, जोहान रिटर के द्वारा, न्यूटन के द्वारा। तो लघु जो रेडियो तरंगे थी इनकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आप देंगे सही जवाब, तो आप बताएंगे दीदी इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी हर्ट्ज के द्वारा लघु रेडियो तरंगों की क्या है स्थापना की गई थी। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। आपका राइट आंसर पता चल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि क्वेश्चन नंबर 35 है कील उखाड़ने का जो हथौड़ा है किस उत्तोलक का उदाहरण है? प्रथम उत्तोलक श्रेणी का, द्वितीय उत्तोलक श्रेणी का, तृतीय उत्तोलक श्रेणी का, या ए व बी दोनों? जो कील उखाड़ने का हथौड़ा होता है वो किस उत्तोलक का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 35 का दीजिएगा सही जवाब, तो आप बताएंगे प्रथम उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर के राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है यानी कन्वर्ट कर देती है? डायनोमा है, टरबाइन है, पवन चक्की है, इनमें से सभी। तो कौन सी ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा ये सभी जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती हैं, ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 37 है कि गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 1 है जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है, जी का मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जी एक अदिश राशि है, ये या इनमें से सभी सत्य हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 37 का देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे जी एक क्या है, सदिश राशि है या अदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब हो जाएगा, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि दावों के तापमान में वृद्धि करने पर उसकी श्यानता में क्या प्रभाव पड़ेगा। बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटेगा या बढ़ेगा। अगर आप द्रव्यों को तापमान में वृद्धि कर देंगे तो ऑटोमेटिक है कि जो उसकी श्यानता होती है वो क्या घट जाती है। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है। जर्मेनियम, सिल्वर, सिलिकॉन या कार्बन। तो आप बताएंगे विद्युत धारा का चालक कौन सा होता है। तो आप बताएंगे जर्मेनियम और सिलिकॉन तो हो जाएंगे उपधातु, तो ये तो होगा नहीं। कार्बन भी नहीं होगा। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिल्वर। और सिल्वर को आप बोलते हैं चांदी। तो चांदी क्या है, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है। ऑप्शन नंबर 1 है हाइड्रोजन का जलीय अपघटन। ऑप्शन नंबर बी है जल का प्रकाशीय अपघटन। क्वेश्चन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड की कमी। या ऑप्शन नंबर डी है क्लोरोफिल का टूट जाना। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो रिलीज होती है तो किसके अपघटन के द्वारा रिलीज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे जल के अपघटन के द्वारा क्या है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ऑप्शन नंबर के बी क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि लाइट गई है भाग और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा से गर्मी। तो जल्दी जल्दी से मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। खान को, पशुधन को, मुद्रा पूर्ति को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्र की संपदा होती है निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का देंगे सही जवाब। आप बताएंगे जो मुद्रा पूर्ति होती है वो राष्ट्र की संपदा में शामिल नहीं होती है। ऑप्शन नंबर के सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 42 है कि बंदी की दुविधा यानी जिसको प्रिजनर्स डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कांच निर्माण की तकनीकी में, चमड़ा उत्पादन की तकनीकी में, नौवहन उद्योग के लिए एक उपयुक्त शब्द है, या कीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत तिथियों में से एक। तो बंदी की दुविधा किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब देंगे आप कि कीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक स्थिति होती है जिसको क्या है बंदी की दुविधा बोलते हैं। और मुझे लगता है ये जो है कबड्डी में यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। क्वेश्चन नंबर 43 है यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों को मिलाकर बनाया जाता है। 8 को, 9 को, 10 को, 15 को। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपने यूपीपीएससी का एग्जाम दिया होगा तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पर 10 जो वे होते हैं आधार उनको बेस बनाकर यूएनडीपी जो है बहुआयामी जो निर्धनता सूचकांक निकालती है उन प्रत्ययों को शामिल करती है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी 10। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मनुष्य की जीभ के किस भाग में कड़वाहट का संवेदना होती है। अगला भाग, पिछला भाग, मध्य भाग, किनारों पर। तो आप बताएंगे जो कड़वा होता है वो पीछे का भाग होता है। आप इसको कैसे याद करेंगे, देखिए मान लीजिए ये हमारी जीभ है तो आपको पता होगा जो हमारे सामने सब लोग मीठा मीठा बोलते हैं तो जीभ के आगे का क्या भाग हो जाएगा मीठा। लोग पीछे क्या करते हैं बुराई करते हैं तो पीछे का भाग हो जाएगा कड़वा। मध्य जो साइडों का भाग हो जाएगा वो हो जाएगा नमकीन। और जो खट्टा होता है वो हमको बीच में होता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से याद कर लीजिएगा क्योंकि ट्रिक के माध्यम से आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। इरिप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। आप बताएंगे काइनेज। तो एंजाइम कौन सा होता है जो प्रोटीन को पेप्टिन में बदलता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पेप्सिन। ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अभी हमारे 5 क्वेश्चन और शेष बचे हैं। गर्मी लग रही है मुझे बहुत तेज। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। यानी कि हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा विटामिन है जो सबसे तेज बनता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। ये हमारे बॉडी में बहुत तीव्रता से बनने वाला विटामिन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलिका क्रॉस करती हैं। ग्रसनी में, कंठ में, ग्रासनली में या श्वास नली में। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब हो जाएगा ग्रसनी में होती है। ऑप्शन नंबर के ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 48 है रक्त में मूत्राम्ल
के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। अगर मान लीजिए रक्त में मूत्र अम्ल की मात्रा अगर उच्च होगी तो आपको कौन सा रोग होगा, दम्मा रोग होगा, हृदय रोग होगा, ग्वाइट रोग होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ग्वाइट रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर के इसी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने 49 क्वेश्चन है। आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी भी व्यक्ति की आंख को रंग की निश्चितता करता है। कॉर्निया, कोराइड, आइरिस या विट्रिमस पिंड। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब होगा आइरिस क्या करता है, आंखों को कलर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 50 आज की जो 20वां हमारा टेस्ट पेपर है, क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है कि गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। शूद्रांत में, यकृत में, बहाद्रांत में, या ए या सी दोनों में। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा शूद्रांक यानी कि छोटी आंत में यह पाया जाता है गोल कृमि जो मानव परजीवी है। तो ये थी हमारी टॉप 50 क्वेश्चन। आपने कितना स्कोर किया ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप तो बताते नहीं हैं, थोड़ा सा कंटेंट ऑर्डर वो भी देख लीजिए। गर्मी हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन आपको पूरा कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। देखिए अभी पीछे क्वेश्चन भी आया था, अगर आपने देखा होगा तो। अब वो ये 4 ही प्रकार के संप्रदाय हैं और 4 ही ये क्या संत हैं, और इनके द्वारा 4 ही क्या है जो द्वैतवाद है इनकी क्या है, इनके द्वारा संस्थापना की गई थी। तो वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी वजह से मैंने इसको लगाया है। तो संत वैष्णव संत हैं, उनके द्वारा जो संस्थापित मत हैं वो देख लीजिए। एक है श्री संप्रदाय, स्थापना किसने की थी, रामानुज ने। और ये किस धर्म के हैं, आप बताएंगे विशिष्ट द्वैताद्वैत की मत की स्थापना रामानुज ने की थी, और ये श्री संप्रदाय से संबंधित है। ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित कौन है, माधवाचार्य, इनका कौन सा मत था, द्वैतवाद का। रुद्र संप्रदाय की संबंधित कौन है, विष्णु स्वामी, इन्होंने कौन से मत को स्थापित किया था, तो आप बताएंगे शुद्ध द्वैतवाद। और सनकादिक संप्रदाय, निम्बकाचार्य, ये तो हमारे क्वेश्चन में आया भी था, और द्वैतवाद के मत को इन्होंने स्थापित किया था। तो 4 धर्म से संबंधित है और 4 ही मतों की इन्होंने स्थापना की थी। 4 ही हमारे क्या है, वैष्णव संत हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा या आप इनको याद कर लीजिएगा। अगर आपने ये याद कर लिए तो आपसे इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं। आगे आपको पता होगा कि एक मंदिर निर्माण से भी संबंधित क्वेश्चन आया था। तो प्राचीन मंदिर एवं उनके निर्माणकर्ता, तो एक तरफ दिए हैं मंदिर और वो मंदिर किस किस शासक ने बनाए हैं वो भी पढ़ लेते हैं। कोणार्क मंदिर की सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। मल्लपुरम का तट मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव ने बनवाया था। और ओडिशा का लिंगराज मंदिर वो बनाया था ययाति केसरी ने। तो ये थे हमारे प्रमुख मंदिर जो दक्षिण भारत में है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा से आपसे एग्जामिनर पूछता है, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी श्रृंखला और ये है हमारी क्वेश्चन की आंसर की। अगर आपको ये आंसर की पढ़नी है तो आप इसको आंसर की को अपने यहाँ से क्वेश्चन मिला सकते हैं, देख सकते हैं आपने कितना किया। तो ये था आज का हमारा कंटेंट और ये थी आज की मेरी मेहनत। देखिए मैंने गर्मी में भी आपकी क्लास को ये नहीं इतने क्वेश्चन पे छोड़ दिया, फुल कंटेंट मैंने आपको दिया है। तो जैसी मेरी निष्ठा मेरी क्लास के प्रति है, आपकी भी निष्ठा आपकी क्लास के प्रति होनी चाहिए। 50 क्वेश्चन रोज कराते हैं, ज़्यादा बड़ी क्लास होती नहीं है, आप चाहें तो उसको 2 की स्पीड में करके देख सकते हैं। लेकिन आपको डेली रूटीन बनाना होगा कि हाँ हमको अगर 10 बजे हम इसको क्लास को लाइव वैसे नहीं कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले आप चैनल पर विजिट कीजिएगा और क्लास को अपनी कर लीजिएगा। तो चलिए आप सभी का परिवार पर रिजल्ट तक परिवार पर जुड़ने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी आपकी जीत की धीरे धीरे हो रही है, आपको पता भी चल रहा होगा। जो क्वेश्चन आप अपने से लगाते होंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलते होंगे। तो मैं आप सभी के दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ कि आपने इस चैनल पर जुड़े और अपना वीडियो को देखा और लास्ट तक देखा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में अगले इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।